मेरा नाम मानसी है। मैं 22 साल की हूँ। मेरे मोबाइल पर डेली मैसेज आता था। जैसे ही मोबाइल की रिंगटोन बजी, मैंने एकदम से फ़ोन उठाया, लेकिन मैसेज देखते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब मुझे मैसेज भेजने वाले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, लेकिन फिर मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये मैसेज तो अब रोज़ाना ही आता था और इसे 2 महीने हो गए थे। जब ये मैसेज रोज़ मेरे मोबाइल पर आता था, मैंने वो मैसेज न चाहते हुए भी एक बार फिर से पढ़ा। पहले दिन से लेकर अब तक उन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आए थे। मैसेज में लिखा था कि 5 तारीख को तुम्हारी शादी किसी अपाहिज से होगी। मैंने मैसेज पढ़ने के बाद उस मैसेज की रिंगटोन बदल दी और उस मैसेज पर एक नई रिंगटोन लगा दी, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये एक फ़िज़ूल मैसेज आया है और मैं एकदम से मोबाइल ना उठाऊं। जब काम से फ्री होकर मैं नीचे आई, तब नौकरानी आंगन में बैठकर मज़े से टीवी देख रही थी। वो मुझे देखकर एकदम से सीधी हो गई और उसने टीवी बंद कर दिया और काम करने लगी। मेरा दिमाग पहले ही उस मैसेज की वजह से बहुत ख़राब हो चुका था और फिर नौकरानी को कामचोरी करते हुए देखा तो खड़े खड़े उसे नौकरी से निकाल दिया, जबकि नौकरानी बस मुझसे यही पूछ रही थी कि दीदी मेरी गलती क्या है। लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो उससे हाथ झटक कर जाने का इशारा किया। वो रोती हुई वहाँ से चली तो गई, मगर उसके हिलते होंठ और उसकी आंखों में आंसू मेरी नज़रों में रह गए और मैं खूब समझती थी कि वो मुझे कोई बद्दुआ ही दे रही होगी। लेकिन मुझे लोगों की बद्दुआ पर हंसी आती थी कि हमारे अपने लिए मांगी हुई दुआ कोई पूरी नहीं होती, और ये दूसरे लोग जो हमारे लिए दुआ करते हैं, ये कहाँ से पूरी होगी। सच बात तो ये थी कि मुझे इन बद्दुआओं पर यकीन ही नहीं था। लेकिन जब नौकरानी को मैंने बद्दुआ करते हुए देखा, तो मेरे दिल में जो उसे जॉब से निकालने की जो भी परेशानी और एहसास था, वो मेरे दिल से निकल गया। फिर मुझे लगा कि मैंने सही किया, क्योंकि इतने टाइम तक मैंने एक अच्छी सैलरी के साथ उसे रखा था। अब मैंने उसे नौकरी से निकाला तो मुझे बद्दुआ देने लगी। उसके जाने के बाद मैं भी घर से निकल गई। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था और दिमाग पर पता नहीं कौन सी परेशानी थी। मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी। रास्ते में भी मेरा दिमाग बार बार भटक रहा था और इसकी वजह से मैंने अपने पीछे गाड़ी आते हुए नहीं देखा और झटके से उसे टक्कर लगा दी। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाए, वो सड़क के किनारे जाकर गिरा और वहाँ काफ़ी लोग एक साथ जमा हो गए। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, क्योंकि बैठे बिठाए मैंने बेकार में ही एक मुसीबत अपने सर डाल ली थी। अब इस परेशानी को भुगतने के लिए मैं बाहर निकली तो अच्छा ये था कि उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, बस कुछ खरोच और रगड़े ही थे। मैंने किसी के भी बोलने से पहले अपना पर्स खोला और उसमें जितने भी पैसे थे वो सब निकाल कर उस आदमी को दे दिए, मगर वो भी कोई ईमानदार ही मालूम हो रहा था। मेरे पैसे मेरे हाथ पर रखते हुए बोला, मैडम बस करो, अगर तुम इतनी ही अमीर हो कि जान के बदले पैसे दोगी तो यहाँ जितने एक्सीडेंट होते हैं सबकी भरपाई करो। मैंने भी कहा कि मैं पैसे दे रही हूँ और अपनी गलती भी मान रही हूँ, तो इससे ज़्यादा तुम क्या चाहते हो। लेकिन वो भी मुझसे ज़्यादा गुस्से में बोला, मैंने पैसे नहीं मांगे, पहले ढंग से गाड़ी चलाना सीखो। तुम अमीरों के पता नहीं दिमाग कहाँ पर होते हैं। बस माफ़ी मांगो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन मेरा उससे माफ़ी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन इधर आधर के लोगों की वजह से और दबाव में आकर मैंने उससे माफ़ी मांग ही ली। माफ़ी मांगने के बाद मैंने वो पैसे दोबारा उस आदमी को देने के लिए आगे बढ़ाए, तो वो लिए बगैर वहाँ से चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसे बर्दाश्त करते हुए मैं गाड़ी में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि पता नहीं ये छोटे लोग खुद को क्या समझते हैं। अगर यही पैसे मैं किसी भीड़ के बिना उस आदमी को देती तो वो एकदम से ले लेता। अभी यहाँ पर लोगों की भीड़ थी, इसीलिए नहीं लिए होंगे। ये सोचकर मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उस आदमी के पास पहुंचकर कहा कि लो ये पैसे ले लो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब पहले तो वो खड़ा होकर कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसने वो पैसे मुझसे लिए तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट हैरत में बदल गई जब उस आदमी ने वो पैसे लिए बिना अपने पास बैठे फ़कीर की गोद में डाल दिए और वहाँ से अपनी गाड़ी को उड़ाता हुआ ले गया। मैं पीछे सोच में बैठी की बैठी रह गई और वहाँ से वापस गाड़ी अपने घर ले आई। मुझे यकीन हो चुका था
कि आज का दिन ही मेरे लिए मनहूस है। तभी मैंने कल तक बाहर निकलने से माफ़ी मांग ली और घर में ही रहने का सोचा। तो बेहतर यही है, क्या पता कहाँ से कौन सी मुसीबत आकर मेरे गले पड़ जाए। घर आई तो मम्मी तैयार खड़ी थी, शायद वो कहीं जाने वाली थी। वो बार बार घर की नौकरानी को आवाज़ें दे रही थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उसे आज सुबह ही काम से निकाल चुकी हूँ, उन्होंने इस पर हैरान होकर पूछा कि बेटा तुमने उसे क्यों निकाला है। तो मैंने कहा कि बस वो सही से काम नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर उसने कोई बद्दुआ दे दी तो। मम्मी एकदम से परेशान हो गईं। तो मैंने एक नज़र उन पर डाली और पूछा कि आपको कोई फ़र्क पड़ता है बद्दुआ से। मैं जानती थी कि मेरे ये शब्द उनको चुप करवाने के लिए काफ़ी है, और ऐसा ही हुआ। उनके चेहरे की रंगत पल भर में बदल गई। वो जो किसी भी पार्टी में जा रही थी, चुपचाप अपने कमरे में चली गईं, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो अब बाहर नहीं जाएंगी। मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपने ख़राब मूड में हर किसी का दिल दुखा देती थी, और इस बात का जब तक एहसास होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। अब भी मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और मैं अपने कमरे में बंद हो गई और साथ ही फुल वॉल्यूम के साथ म्यूज़िक चला दिया और बिस्तर पर जाकर उल्टी लेट गई। कुछ देर सुस्ती से लेटी रही, फिर मोबाइल उठाकर इनबॉक्स खोला तो सामने ही वो मैसेज पड़ा था। मैंने कभी भी उस बंदे को वापस रिप्लाई नहीं करा, लेकिन उस वक्त मैंने पता नहीं क्या सोचकर टाइप करना शुरू कर दिया कि आखिर हो कौन तुम और क्या चाहते हो मुझसे। मैसेज भेजकर मैंने जैसे ही मोबाइल रखा, वैसे ही फ़ौरन रिंगटोन बज गई, जो सिर्फ उसके नोटिफिकेशन पर लगाई थी। मैसेज खोला तो लिखा था कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम सबको पैसों से ख़रीद सकती हो। खैर तुम दिन और डेट याद रखना, तुम्हारी शादी हर हाल में होकर रहेगी और उसे कोई टाल नहीं सकता। यह मैसेज मेरे गुस्से को हवा देने के लिए बहुत था। मैंने भी वो गुस्से में मोबाइल अपने हाथ में लिया और फिर चिल्लाकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूटने की आवाज़ सुनकर पापा एकदम से मेरे कमरे में आए और पूछा, क्यों इतना शोर कर रही हो? अपनी मम्मी से क्या कहा है तुमने? वो रोती चली जा रही है। मैंने घूर कर पापा को देखा और कहा, जो मम्मी से कहा है वो आपसे न कहूँ। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं पागल हुई पड़ी थी और इस पागलपन में मैं क्या करती फिर रही हूँ, मुझे कुछ भी होश नहीं है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने पापा से भी ऐसे बात की थी, जिस पर वो हैरान रह गए, और जिन कदमों से वो मेरे कमरे में आए थे उन्हीं कदमों से वो वापस लौट गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और बदतमीज़। ऐसा लग रहा था कि अब मैं पागल हो गई हूँ। मैंने सोच सोच कर गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल आई। फिर सोचा कि मैं तो होशो हवास में ही नहीं हूँ, तो ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तुम चलाओ, और आधे घंटे ही मैं डॉक्टर के पास पहुँच गई। और मैं डॉक्टर से कह रही थी कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे सबको मारने का दिल करता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल होने वाली हूँ। वो डॉक्टर चुपचाप मेरी बात सुनने के बाद बोला कि हाल ही में अगर आपके साथ कोई बात हुई है या कोई हादसा हुआ है तो वो मुझे बताइए। मैंने ना में सिर हिला दिया और कहा कि जो कुछ हुआ है मैं वो सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। डॉक्टर मुझसे बातें करने लगा। वो पता नहीं क्या उगलवाना चाहता था। उन्हीं बातों के बीच मेरे मुंह से वो अपाहिज इंसान से शादी वाली बात का जिक्र हो गया, मगर मैं उसे अहमियत ही नहीं देती थी। डॉक्टर को बताने लगी तो उसने रोक दिया और कहा कि जो मैं आपसे जानना चाहता था वो मुझे मिल गया है। आप उस मैसेज और मैसेज करने वाले की वजह से डिस्टर्ब हैं। मैंने डॉक्टर को बताया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी नज़र में उस मैसेज की कोई औकात नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने विनम्र व्यवहार के साथ मेरी बातों को सुना और कहा कि आपको ऊपर ऊपर से लगता है कि वो मैसेज आपको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन अंदर ही अंदर से आप कहीं ना कहीं डरती है कि ये बात सच नहीं हो जाए और आपकी शादी एक अपाहिज इंसान से न हो जाए। मैंने बहुत झुठलाया, लेकिन सच में मेरे अंदर यही बात थी जो उस डॉक्टर ने खोज निकाली थी। लेकिन मैं सबके सामने खुद को इतना कमज़ोर साबित नहीं कर सकती थी कि मैं इतनी अमीर और मजबूत लड़की होकर डरूं। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझसे कहा तो फिर मुझे मानना पड़ा, क्योंकि वो ये हकीकत जान चुका था। अब उसे छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। मैंने फिर यही सोचकर कहा कि जी यही बात है। उसने मुझे अगले सेशन का वक्त दिया और कहा कि हम अगली मीटिंग पर इस बात का हल ढूंढ निकालेंगे। फ़िलहाल आप रिलैक्स रहे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और नहीं कभी होगा।
बस आपको कोई तंग कर रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है, और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गया है। अभी आप पर है, क्या आप उस बेकार से मैसेज पर अपना और दूसरों का मूड खराब करती हैं, इसे नज़रअंदाज करती हैं। मैं क्लिनिक से बाहर निकली तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये डॉक्टर भी मेरा इलाज नहीं कर सकेगा। खैर, घर जाने के बजाय मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई और वहीं पर रात बिताने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं अभी किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। फ्रेंड ने पूछा कि परेशान लग रही हो। बस मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने बहुत पूछा तो बता दिया, और वो मेरा मजाक उड़ाने लगी कि कॉलेज में जिस लड़की के सामने कोई भी नहीं टिकता था, वो एक मामूली से मैसेज से डर रही है। अब तुम ही देखो, लोगों को मैसेज आते हैं कि तुमने इतना इनाम वगैरह जीत लिया, तो क्या ये सच में उन्हें पैसे मिल जाते हैं? मैंने ना में सिर हिलाया तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि यही तो बात है, ये बस ऐसे ही फेक मैसेजेस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। और रही बात अपाहिज इंसान से शादी होने की, तो वो तुम्हारे जीते जी तो नहीं हो सकता। कहाँ तुम इतनी अमीर और ख़ूबसूरत, तुम्हारे तो पेरेंट्स को कोई पैसे दे या किसी भी तरह का कोई लालच दे तो वो तब भी ऐसा नहीं चाहेंगे। अब बताओ, आप टेंशन फ्री हो या अभी भी परेशान ही हो? उसकी बातें सुनकर एकदम से हल्का महसूस कर रही थी, और डॉक्टर के पास जाकर तो मैंने टाइम ही बर्बाद करा। वो बात जो मेरी दोस्त ने मुझे 15 मिनट में समझा दी थी, वही बात वो डॉक्टर टाल रहा था। मैसेज की टेंशन पर मिट्टी डालकर हम दोनों बाहर निकल आए और खूब एंजॉय किया। मेरा भी दिमाग जो कि बेजान हुआ था, सुबह से एकदम से सही हो गया और हम पूरी रात ही बाहर रहे। सुबह जब थोड़ी अकल आई कि मम्मी पापा को नाराज़ कर दिया, तो उनके लिए मैं एक बुके और केक लेकर घर गई। वो दोनों ही परेशान से खाने की टेबल पर बैठे थे। जब जाकर मैंने उन्हें बुके दिया और माफ़ी मांगी, तो तब जाकर उनकी परेशानी ख़त्म हुई और चेहरे पर एकदम से खुशी आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि अपने बुरे मूड में मैंने उन लोगों को क्यों बुरा भला कहा, जबकि यही तो मेरा साथ देते हैं और मेरे अपने हैं। पापा ऑफिस चले गए तो मैंने मम्मी से दोबारा से माफ़ी मांगी। इस पर वो धीरे से बोली कि जानती हो, कल मुझे एक बात का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं चौंक गई और पूछा, किस बात का? इस पर वो सैड होकर कहने लगी कि अपने बच्चों पर चाहे कितना भी भरोसा करो, लेकिन कभी उसे दोस्त समझकर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ये सब इसीलिए तुम्हें बताया था कि अगर कल को तुम्हें पता चले तो तुम मेरे सामने सवाल करने नहीं खड़ी हो जाओ, बल्कि तुम फ़क्र से रहो और इस बात पर मान करो कि बाहर वालों के बताने से पहले ही मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही थी। वो बोले जा रही थी कि तुम्हारे पापा ने मुझे पहले दिन से मना किया था कि अपने बच्चों को कोई भी सच बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने उनको मना किया। मुझे लगता था कि जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम मुझसे नफ़रत करोगी, मगर तुमने तो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। वो सारा सच बचपन से मैं तुम्हें बताती आई थी, वो कल तुमने जहर की सूरत में वापस मुझे कर दिया। तब मुझे पता चला बद्दुआ क्या होती है। खैर, तुमने अब माफ़ी मांग ली है तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर चुकी हूँ। बात करते करते मम्मी एकदम से सैड हो गईं, जबकि शर्मिंदगी की वजह से मेरा सर नहीं उठ रहा था। निगाहें मिलाकर बात करना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने उनसे फिर दोबारा से माफ़ी मांगी और उन्होंने तो पहली ही बार में मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा बार बार कह रही थी कि नहीं, अब वो बात नहीं रही। हल्के कदमों से अंदर कमरे में आई तो आज फिर मोबाइल पर वही मैसेज था, जिसे मैंने देखकर पूरे तरीके से इग्नोर किया, क्योंकि मुझे सच में उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं कल से ही उसे बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी थी, तो मैंने मैसेज देखकर वो नंबर डिलीट कर दिया और ब्लॉक भी। अगले दिन नए नंबर से फिर से वही मैसेज आया, लेकिन फिर भी मैंने उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। पहले मुझे जब उस मैसेज से डर लगता था तो मैं उठकर तारीख देखती थी, मगर अब 4-5 दिन हो गए थे, लेकिन मैंने डेट नहीं देखी थी, क्योंकि मैं समझ गई थी ये सब फेक है। बिना वजह कोई फ्री बैठा है और अपना वक्त गुजार रहा है। मैं किसी काम से बाहर गई तो रिटर्न में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। ड्राइवर भी साथ लेकर नहीं गई थी। मोबाइल की चार्जिंग भी डाउन हो गई थी और वो डाउन होकर बंद हो गया। और सोने पर सुहागा कि जहाँ मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी वो बहुत ज़्यादा वीरान सा इलाका था। मैं तो शॉर्टकट लेकर जल्दी घर जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे उस वीराने से गुजरना पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था
कि यहाँ पर गाड़ी भी ख़राब होगी। मेरा घर शहर के एक कोने पर था और जहाँ पर मैं गई थी वो तो शहर के दूसरे कोने पर था, और ये सड़क जो मेरे लिए शॉर्टकट थी ये उन दोनों के बिल्कुल बीच में थी। यहाँ पर बस आने का वक्त भी बस शाम के 5 बजे तक का था और दूर दूर तक कोई सवारी या इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं परेशान हो गई और सोचा कि क्या किया जाए। पैदल भी तो नहीं जा सकती थी। जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पैर झटक कर गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि जब तक कोई मदद नहीं करता या मदद करने नहीं आता तो तब तक तो मैं यहीं पर फंसी हुई थी। यहीं पर बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। मैं परेशान होकर बाहर निकली और सोचा कि पैदल ही चला जाए, लेकिन वहाँ तो शाम तक कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही गाड़ी से जाने के लिए बाहर निकली उसी टाइम मुझे दूर से एक बस आती हुई दिखाई दी। तब मैंने शुक्र अदा किया कि कोई ना कोई हिसाब तो बन गया है, और मैं सड़क की साइड में खड़ी होकर हाथ हिला हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। लेकिन गाड़ी को रोकने पर वो कुछ दूर जाकर रुकी। पहले तो मुझे लगा कि ये नहीं रुकने वाली, लेकिन जब कुछ रुक गई तो मुझे तसल्ली हुई और फिर मैंने ड्राइवर से लिफ्ट मांगी तो उसने मुझे एकदम बैठ जाने को बोला। मैं जल्दी से पीछे जाकर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। जब मैंने बैठकर सांस लेकर यात्रियों को देखा तो मुझे तो बहुत हैरत हो गई थी, क्योंकि उस गाड़ी में कुल 10 यात्री थे और 10 के 10 अपाहिज थे। उन्हें देखकर मेरा दिल एकदम से घबराने लगा और मुझे वो मैसेज जो मेरे फ़ोन पर आता था एकदम याद आ गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं वो मैसेज हकीकत न बन जाए, क्योंकि जिस तरह मेरा सामना 10 अपाहिज से हो गया था अब तो कुछ भी मुमकिन था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी और दिल से यही प्रार्थना कर रही थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वो गाड़ी जैसे ही शहर पहुँची तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे यहीं पर उतार दो, मगर ड्राइवर बोला कि जहाँ आपको उतरना है मैं वहीं पर उतार दूंगा। अभी बस यहाँ पास में ही इन सभी यात्रियों को उतारना है। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही और कहा कि नहीं, मुझे बस यहीं पर उतार दो। लेकिन शायद ये मेरी बदकिस्मती थी कि जो मैंने उनसे कहा और मैं वहीं पर उतर गई। बस मुझे उतार कर आगे चली गई, जबकि मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि मैं बच गई। मगर मैं बची तो नहीं थी। मैं इधर उधर देखने लगी ताकि कोई रिक्शा रोक लूं और घर चली जाऊं। जब एक ऑटो आकर मेरे सामने रुका और मैं बिना कुछ पूछे और बताए उसमें बैठ गई। ऑटो वाले से कह दिया कि वहां चलो, लेकिन उलझन का शिकार तब हुई जब ऑटो वाला वहीं पर मुड़ गया जहां पर वो बस मुड़ी थी, क्योंकि मेरा घर तो उसकी उल्टी तरफ था। इससे पहले कि मैं ऑटो वाले से कुछ पूछती कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, वो एक बड़े से मैदान में मुझे ले गया। उसके चारों तरफ दीवारें थीं और बाहर बहुत बड़ा सा गेट लगा था। वहीं पर टेंट लगाकर किसी शादी का इंतज़ाम किया गया था। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ सिर्फ वो बस ही दिखाई दे रही थी जिस पर मैं आई थी, और वही अपाहिज यात्री बस से नीचे उतर रहे थे। ऑटो रिक्शा वाले से बहस करने लगी थी, तभी एक इंसान मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे वहाँ से कोने में ले गया। इसे टेंट से ही एक कमरे की शक्ल दी गई थी। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। उस कपड़े से बने कमरे में लाकर पहले उस आदमी ने मेरे मुंह में रुमाल ठूसा और फिर मेरे हाथ वगैरह बांधकर मुझे कुर्सी पर बांध दिया। मैं खूब मचली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। मैं बंध ही जा चुकी थी। वो आदमी गुस्से से बोला कि खबरदार, अगर कोई हरकत भी की तो तुम्हारी शादी एक अपाहिज इंसान से होने वाली है। रोज़ाना तुम्हें मेरा मैसेज तो मिल ही जाता होगा। मैं हैरत से सिर्फ उसकी शक्ल ही देखी जा रही थी जब वो गुस्से से बोला, ऐसे क्या देख रही हो? वो शख्स मैं ही हूँ और कोई नहीं। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। वापस आया तो उसने व्हील चेयर को पीछे से पकड़ा हुआ था और उस पर एक अपाहिज शख्स, एक लड़का बैठा था। वो कहने लगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि उस अपाहिज इंसान को देखकर मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीरकर बाहर गिरेगा। ऊपर से वो दूसरे लड़के की बातें, जो बिल्कुल जंगली की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो भगवान की कसम मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि वो इतना ख़तरनाक लग रहा था जैसे कुछ भी कर जाएगा। जब पंडित ने मंत्र पढ़ा और 7 फेरे दिलवाए तो मैंने फ़ौरन ले लिए,
क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि मैं एक बार यहाँ से बचकर चली जाऊं तो फिर देखना कि मैं अपने अपाहिज पति से डाइवोर्स लेकर उसका नामो निशान मिटा दूंगी। कुछ ही पल में मेरी शादी एक अपाहिज इंसान से हो चुकी थी और मैं बेबसी से चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। इधर उधर से लोग शुभकामनाएं दे रहे थे, एक दूसरे को पता नहीं कौन सी खुशियां मना रहे थे। कुछ ही देर में खाना भी चालू हो चुका था और लोग वहां पर व्यस्त हो गए। उस लड़के ने फिर आखिर में मेरे मुंह से रुमाल निकाल दिया और जैसे ही रुमाल निकाला मैं चीख कर बोली कि कौन हो तुम और क्यों मेरे साथ तुमने ऐसा किया? मैंने बिगाड़ा क्या था तुम्हारा? इस बात पर वो एकदम मुस्कुराया और कहा, तुमने नहीं, तुम्हारी माँ ने। कहते हैं ना, औलाद का गम माँ बाप को देखना पड़ता है और माता पिता के गुनाहों की सज़ा औलाद को भुगतनी पड़ती है। बस तुम भी यही समझो। उसने मुझे खोल दिया और कहा कि जाओ अपनी माँ से पूछो। मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उससे कहा कि मैं अपनी मम्मी से क्या पूछूं? उसने कहा कि जाकर पूछोगी तो पता चल जाएगा कि सच क्या है और क्यों तुम्हें उठाकर लाया हूँ। मैं भी वहाँ पर गुस्से में थी और मैंने कहा कि मेरी मम्मी ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है, हर बात हर राज मुझे बताया है। अब तुम बताओ कि तुम किस नज़रिए से मुझे और मेरी मम्मी को दुख पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। इस बात पर वो थोड़ी देर के लिए वो लड़का चुप हो गया, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया। फिर चुप होने के बाद वो बोला कि तुम जानती हो कि सुनील कौन है? मैंने भी उसी लहजे में कहा कि हाँ जानती हूँ कौन है। मेरी मम्मी के पहले पति थे और मेरी मम्मी ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो बांझ था और उसने मम्मी को बद्दुआ दी थी कि कभी तुम्हारी संतान नहीं होगी। बस यही ना, मुझे सब कुछ पता है। मेरी मम्मी मासूम हैं और उन्होंने मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया। अब बताओ क्या बोलते हो तुम? मेरी बात पर कुछ देर तक तो वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहने लगा कि जानता हूँ तुम्हारी माँ कितनी मासूम और सीधी औरत है। अपनी नज़रों के सामने ही उसे देखा था। हाँ जाओ, जाकर अपनी माँ से हकीकत पूछो। अगर वो बता दे तो ठीक है, वरना तो चली आना, सबूत के साथ हकीकत भी दिखा दूंगा। मैं जहाँ बात करके एकदम नॉर्मल हो गई थी, इस बात पर चौंक गई और मेरा दिल बिल्कुल भी यकीन करने को नहीं कर रहा था कि मैं उसकी बात पर यकीन करूं, लेकिन वो शब्दों से मुझसे कह रहा था। ना चाहने के बावजूद भी उसे झुठलाने लगी थी। मैंने पहले 2-4 कदम उठाए, उसने भी मुझे आज़ाद छोड़ दिया था। मेरी भी शादी हो चुकी थी, अब बाकी क्या बचा था। लेकिन फिर सोचा जितना मम्मी से जाकर पूछना है इससे पूछ ही लूँ, फिर बाद में अपनी मम्मी से पूछूंगी, फिर देखूंगी कि वो कहाँ गलत थी। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मुझे पूरी हकीकत बताओ, मैं अपनी मम्मी से बाद में पूछूंगी। मेरी बात पर उसने सिर हिला दिया, ऐसे वो बताने के लिए तैयार था। उसने एक फ़ोटो निकाल कर अपनी जेब से मेरे सामने करी, जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़का बैठा था। मुझे फ़ोटो निकाल कर बोला कि ये था सुनील। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब था? अब नहीं है क्या? लड़का बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था और उसने कहा कि हाँ अब नहीं है, लेकिन मैंने कंधे उचका दिया। मुझे क्या पड़ा वो था या नहीं था। ये इंसान मेरे पिता हैं। दूसरा झटका मुझे इसकी उस बात पर लगा, लेकिन वो लगातार बोले जा रहा था और मुझे उसकी बात सुननी पड़ी। मेरे पापा ने पहली शादी मेरी मम्मी के साथ की थी कि मेरी मम्मी से बहुत मोहब्बत थी मेरे पापा को, लेकिन मेरे पापा तुम्हारी मम्मी के प्यार में पहले से ही पड़े हुए थे और उनके घर वालों ने उनकी शादी नहीं करवाई, तो मजबूरन उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली। फिर मैं जब तक पैदा हुआ तब तक पापा मम्मी से अलग हो चुके और तुम्हारी मम्मी अपने घर से भाग गईं और उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही पापा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिस पर पापा अपनी दोनों टांगे खो बैठे। यह हमारे लिए तो अपनाने वाली बात थी, लेकिन तुम्हारी मम्मी के लिए नहीं थी। 2 महीने शादी रही और 2 महीने बाद तुम्हारी मम्मी एक अमीर आदमी के साथ चली गई। पापा ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी। तो जब इस बात का जवाब तुम्हारी मम्मी ने दिया तो मैं भी वहीं पर खड़ा था। वो चीख कर बोली कि मोहब्बत? अरे मोहब्बत छोड़ो, जो अपाहिज इंसान मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता वो मुझसे मोहब्बत क्या करेगा? जाने दो आप मुझे। तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान मिला है जो तुमसे बहुत बेहतर है। उस वक्त मैंने अपने पापा को टूटते हुए देखा
जिस औरत की वजह से उस इंसान ने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दिया, अपने बच्चे से प्यार करना छोड़ दिया, वो उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर चली गई। तब मम्मी ने उस औरत को कहा था कि भगवान करे तुम कभी खुश न रहो। उस वक्त तुम्हारी माँ ने कहा था कि हाँ मैं जानती हूँ, एक लूले लंगड़े इंसान के साथ तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत खुशियों से भरी गुजरेगी। उस वक्त मैंने ये तय किया था कि अगर उस औरत की संतान होगी, चाहे वो बेटी हो या बेटा, मैं उसकी शादी किसी अपाहिज से ही करूँगा। और देखो आज मैंने किया हुआ वादा पूरा किया। मेरी बहन, तुम्हारी शादी एक अपाहिज लड़के से हुई है, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे बाराती भी अपाहिज थे। इस बात पर मैं बहुत हैरान थी, मुझे बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इंसान जो खुद को मेरा भाई कह रहा था, मुझे अपनी गाड़ी पर घर छोड़कर गया, क्योंकि वो आज हमसे भी ज़्यादा अमीर हो चुका था। मैंने अपनी मम्मी से जब ये सब कुछ पूछा तो वो चुप हो गई और कोई जवाब नहीं दे सकी। वो बार बार यही बातें कही जा रही थी कि मैं एक दिन के अंदर अंदर तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगी। लेकिन जब मैं उनसे ये बात पूछती तो वो चुप हो जाती, जिसका मतलब था जो कुछ मुझे बचपन से बताया गया है वो सब कुछ झूठ था, फरेब था और खेला हुआ खेल था। मैं उस घर से निकल आई हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी मम्मी को ये बताना नहीं भूली कि उस लूले लंगड़े इंसान से मैं कभी डिवोर्स नहीं लूँगी। आप बेशक अपनी मोहब्बत के बावजूद भी किसी इंसान को छोड़ सकती हो, लेकिन वो मेरा पति है जिसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। और जब हर रोज़ तुम्हें मेरे बारे में सोचकर दुख मिलेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। आज मैं अपने अपाहिज पति के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। बाहर के सारे काम मैं ही निपटाती हूँ और हम एक बहुत हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें बेशक मोहब्बत नहीं है लेकिन इज्जत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।